सुप्रभात प्यारे बच्चों। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आज हम छंद का अध्ययन करेंगे। देखें, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, रस, छंद और अलंकार। मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं, रस, छंद और अलंकार का। रस काव्य की आत्मा है तो छंद काव्य का शरीर है और अलंकार उसका आभूषण है। तो छंदों के अध्ययन या छंदों के भेद को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम छंद को समझते हैं कि छंद किसे कहते हैं। तो छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप है, अर्थात वह रचना जिसमें अक्षर यानी वर्ण और वर्णों की संख्या तथा उसका क्रम, मात्रा और मात्रा की गणना के साथ यति और गति से संबंधित नियमों का पालन किया गया हो, ऐसी रचना को हम छंदबद्ध रचना कहते हैं। देखिए, छंद शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो संस्कृत के छिदि धातु से यानी छिदि नामक क्रिया से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादित करना या ढकना। अर्थात किसी भी छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना की जाती है, यानी कोई भी छंदबद्ध रचना है तो उसमें मात्रा और मात्राओं का एक निश्चित क्रम होता है या वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है और उसकी गणना की जाती है। तो ऐसी रचना को हम छंदबद्ध रचना कहते हैं। छंद शास्त्र के जो आदि आचार्य हैं वो हैं आचार्य पिंगल, इसलिए छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। अब इसके बाद हम छंद के कौन कौन से मुख्य अंग हैं, अवयव हैं, उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। तो छंद को समझने के लिए हमें 2 बातों का जानना जरूरी है कि इसके अंग कौन कौन से हैं। तो इसके मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, पहला चरण, दूसरा मात्रा या वर्ण। तो चरण हम किसे कहते हैं? चरण का अर्थ है कि कोई भी कविता एक मुख्य स्टेप में जो है बटी हुई होती है, जहाँ पर कि हम कविता में तारतम्यता लाने के लिए उसमें लयात्मकता या संगीतात्मकता लाने के लिए हम रुकते हैं। यानी कविता कैसे चलती है? आरोह और अवरोह के साथ कविता चलती है। तो कविता आरोह अवरोह में तभी चलती है जब वो चरणों में बद्ध होती है, चरणों में बटी हुई होती है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि चरण किसी भी छंद की वह इकाई है जिसमें अनेक छोटी बड़ी ध्वनियों को संतुलित रूप में रखते हैं या संतुलित रूप में दर्शाया जाता है। कवि जो है छोटी बड़ी ध्वनियों को एक संतुलित रूप में रख करके अपने काव्य की रचना करता है। देखें, जिस प्रकार से हम अपने पैरों पर चलते हैं उसी तरह से कविता भी अपने पैरों पर चलती है। चरण यानी पैर, तो वो भी अपने पैरों पर या चरणों पर चलती है, इसलिए चरणों को हम पद या पाद भी कहते हैं। मुख्य रूप से हम देखते हैं तो अधिकांश छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद ऐसे भी हैं जिसमें 6 चरण होते हैं। तो जैसे छप्पय छंद है, कुंडलिया छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, लेकिन अधिकांश छंद 4 चरणों वाले ही होते हैं। अब छंद का जो दूसरा अवयव है या दूसरा अंग है वो है वर्ण तथा मात्रा। तो वर्ण यानी अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं? यानी किसी ध्वनि के उच्चारण में वर्ण और मात्रा को समझ लेते हैं कि किसी भी ध्वनि में जो समय लगता है वही मात्रा कहलाता है। आप देखें, संधि को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि हमारे
देवनागरी लिपि के अंतर्गत, चाहे संस्कृत है चाहे हिंदी है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अ से लेकर के औ तक की जो ध्वनि है वो स्वर ध्वनि कहलाती है। तो किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है वही जो है मात्रा कहलाता है। और इस तरह से जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है और जो प्राणवायु है, जो ऊर्जा है अधिक खर्च होती है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगता है, उसमें ऊर्जा भी कम खर्च होती है, वे ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर के लिए हम 2 मात्रा का चिन्ह एस की तरह से बनाते हैं और ह्रस्व स्वर के लिए हम 1 मात्रा का चिन्ह 1 की तरह से लगा देते हैं। तो इस तरह से वर्ण यानी अक्षर को हमने समझ लिया कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है वही मात्रा है, अर्थात मात्रा किसी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। इस तरह से अब जहाँ तक वर्णों की गणना की बात आती है तो वर्ण मुख से उच्चरित ध्वनि के सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। कि देखिए, सबसे पहले हमने चरण पढ़ा कि कोई भी कविता चरणों में, स्टेप में विभक्त होती है। जैसे जो कविता में आरोह और अवरोह होता है तो चरणों के आधार पर होता है कि यति और गति होता है। कि कविता को लयबद्ध बनाने के लिए हम कहीं रुकते हैं और फिर तो वहाँ पर हमारे जो गाते समय या पढ़ते समय वहाँ हम विराम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कविता आरोह अवरोह के साथ चलती है, तो इस तरह से वो अपने चरणों पर चलती है। दूसरा काव्य माने छंद का जो अंग है वो है वर्ण तथा मात्रा। तो सबसे पहले हमने मात्रा को देखा कि मात्रा किसे कहते हैं। तो किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है वो वही मात्रा कहलाता है। यानी जितना समय लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक ऊर्जा खर्च होती है, दीर्घ स्वर होते हैं। और जहाँ पर किसी मात्रा के समय लगता है उसमें ऊर्जा भी कम खर्च होती है, वहाँ पर ह्रस्व स्वर होते हैं, छोटे स्वर होते हैं, जैसे अ, इ, उ, रि और चंद्र बिंदु। तो इसमें जो है कम समय लगता है, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व स्वर के लिए 1 मात्रा का चिन्ह 1 की तरह से बना देते हैं। अब हम वर्णों की बात करेंगे तो मुख से उच्चरित ध्वनि के सूचित करने के लिए जो निश्चित किए गए चिन्ह हैं वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे कि इसमें ह्रस्व और लघु वर्ण। तो ह्रस्व वर्ण में फिर वही बात आ गई मात्रा, यानी आप जब संधि पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि जो हिंदी वर्णमाला जितनी भी ध्वनियाँ हैं, स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ, विसर्ग और अनुस्वार ध्वनियाँ, तो स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो स्वतः उच्चरित होती हैं और अपनी रचना प्रवृत्ति के आधार पर मुख्य रूप से 2 या 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से आप 2 ही प्रकार के जानते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, और एक स्वर होता है प्लुत स्वर। हालांकि उस प्लुत स्वर का इसमें कोई उल्लेख नहीं है छंदों के संदर्भ में। तो प्लुत स्वर जहाँ 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम, और उसके पहले मैंने बता चुकी हूँ आपको पहले भी इन सारी चीज़ों को। तो उनकी अ, ई, उ, रि, रि, ये संस्कृत का है रि, ये सब जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। जबकि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के आधार पर मैंने उधर मात्रा को बताया था कि ये स्वर ध्वनियाँ हैं जो स्वतः उच्चरित होती हैं। इसके अतिरिक्त जब व्यंजन ध्वनियों की हम बात करते हैं, क से लेकर ज्य तक की जो ध्वनियाँ हैं वो व्यंजन ध्वनि कहलाती हैं। और कोई भी व्यंजन ध्वनि अपने आप में आदि है, वो पूरी तभी बनती हैं जब वो किसी स्वर से संयुक्त होती हैं। यानी
प्रत्येक व्यंजन ध्वनि पूर्ण रूप में स्वर के सहायता से उच्चरित होती है। जब उसमें स्वर, कोई भी स्वर जुड़ता है तभी वह पूरी बन पाती है। अर्थात प्रत्येक व्यंजन ध्वनि स्वर के सहायता से उच्चरित होती है। तो यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं वर्णों का क्रम, हमने मात्राओं को बता दिया ह्रस्व और दीर्घ स्वर के अनुरूप, यानी जहाँ पर ह्रस्व स्वर लगाए जाएंगे वहाँ एक मात्रा का चिन्ह, जहाँ दीर्घ स्वर लगाए जाएंगे वहाँ दो मात्रा का चिन्ह लगता है। इसी आधार पर ये ह्रस्व और लघु वर्ण को भी दर्शाया गया है कि ह्रस्व वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, या ह्रस्व ध्वनियाँ, मुख्य रूप से ये स्वर ध्वनियों की ही बात कही जा रही है कि अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु का जहाँ पर प्रयोग होता है वो उसकी एक मात्रा मानी जाती है और इसके लिए एक मात्रा का चिन्ह वन की तरह लगाते हैं। दीर्घ वर्ण वे वर्ण हैं जिसमें ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होती है, वे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार अंग और विसर्ग आ। इनके लिए भी छंदों की रचना करते समय हम दो मात्रा का चिन्ह एस की तरह से बनाते हैं। अब हम इसके आगे देखें कि नियम क्या है, किस नियम से हम छंदों में मात्राओं की गणना करते हैं। तो सबसे पहले लघु का नियम, माने जहाँ पर लघु यानी ह्रस्व स्वर प्रयुक्त किए गए हैं तो वहाँ पर एक मात्रा का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस नोट्स में कि जहाँ भी अ, ई, उ, रे और चंद्र बिंदु तथा हलंत का प्रयोग किया गया है वहाँ पर एक मात्रा का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ह्रस्व स्वर के साथ यदि संयुक्त स्वर भी आया है तो उससे भी लघु मान लिया जाता है, और कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए गुरु वर्ण को भी लघु ही मान लिया जाता है। देखिए कभी ऐसा करता है कि रचना तो करता है लेकिन पढ़ते समय किसी, मान लीजिए लघु वर्ण का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये जो जितने ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, री, जैसे ये स्वर वर्ण है या स्वर ध्वनियाँ हैं, इनका प्रयोग किया गया है, लेकिन उस छंद को जब पढ़ना है तो उस एक किसी वर्ण पर लघु वर्ण होते हुए भी इतना हम जोर दे देते हैं, व्यवहार में हम इतना उच्चारण इस तरह से करते हैं कि वो लघु वर्ण भी दीर्घ बन जाता है और दीर्घ मान करके दीर्घ जैसा उसका प्रयोग माना जाता है। कभी कभी पर ऐसा गुरु वर्ण को भी लघु मान लिया जाता है। जब झटके से बोलेंगे हम गुरु वर्ण का प्रयोग किए हैं, लेकिन अपने काव्य में लयबद्धता लाने के लिए या उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कि भाव को व्यक्त करने के लिए कभी झटके से बोल दिया जाता है उस शब्द को, कभी उस शब्द पर जोर दे दिया जाता है। तो लघु वर्ण ह्रस्व वर्ण का उच्चारण हम कर देते हैं, लघु या ह्रस्व ध्वनि का उच्चारण कर देते हैं, भले ही प्रयोग दीर्घ ध्वनि का है वहाँ पर, लेकिन हम उसे लघु की तरह से उच्चरित करते हैं तो वहाँ पर भी गुरु को लघु मान लिया जाता है। अर्थात देखिए इस तरह से समझिए कि सामान्यतः साधारणतः मोटे तौर पे जब हम देखते हैं जहाँ पर ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री इत्यादि का प्रयोग किया गया है और चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर तो एक ही मात्रा का चिन्ह हम लगाते हैं वन की तरह से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उच्चारण की सुविधा के लिए हमने कविता जो रची है उसमें गुरु वर्ण का प्रयोग किए हैं, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो कविता में आरोह या अवरोह लाने के लिए हम उस गुरु वर्ण को भी लघु वर्ण की तरह से उच्चरित करते हैं, और जब उसे लघु वर्ण की तरह से उच्चरित करते हैं तो वहाँ पर भी हम उसे लघु ही मान लेते हैं और गणना में उसे हम दर्शा देते हैं कि यहाँ पर लघु वर्ण का प्रयोग किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि संयुक्त, यदि ह्रस्व स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो तो उसे भी लघु ही लिया जाता है।
आगे आगे जो है संयुक्त वर्ण से पहले यदि ह्रस्व पर जोर नहीं लगता है तो उसे भी, यानी संयुक्त वर्ण के लिए हम अक्सर दीर्घ का प्रयोग करते हैं, लेकिन संयुक्त वर्ण से पहले का जो वर्ण है उसे हम ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहे हैं तो उस ह्रस्व को जो है हम लघु मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो नियम है कि यति और गति कहाँ आता है कि छंद पढ़ते समय उच्चारण की सुविधा के लिए लय को ठीक करने के लिए जहाँ कहीं भी हम रुकते हैं उसे हम यति कहते हैं, और छंद को पढ़ने के लय को हम गति कहते हैं। छंद उसके बाद से तुकबंदी। तुकबंदी क्या है? देखिए अधिकांश कविताओं में तुकबंदी होती है, तभी उसमें लयात्मकता आती है। तो छंदों के चरण के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को ही हम तुक कहते हैं या तुकबंदी कहते हैं। अब देखिए उसमें हमने लघु और दीर्घ वर्णों के संदर्भ में जाना कि वो और वो दीर्घ वर्ण है वो किस तरह से उसका हम प्रयोग करते हैं। अर्थात देखें जहाँ पर नहीं, इसके पहले हम देख लेंगे गुरु वर्ण से संबंधित नियम क्या क्या है। कहाँ पर हम है इसके पूर्व का एक पेज छूट गया। हाँ, इसके पहले का जो है एक चीज़ हम देखेंगे कि गुरु वर्ण का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो गुरु वर्ण के प्रयोग के लिए सीधे तौर पे जहाँ पर दीर्घ स्वरों का प्रयोग हुआ है, अर्थात आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग अनुस्वार और आह विसर्ग का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर गुरु वर्ण का प्रयोग हम करते हैं। और इस तरह से जो है जैसे यशो के बाद विसर्ग आता है तो विसर्ग को हम जो है गुरु वर्ण मान लेते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः तो त में विसर्ग लगा है तो यहाँ पर त में जो है गुरु वर्ण यानी एस की तरह से चिन्ह लगाएंगे, या अतः शब्द है इसमें भी एस की तरह से चिन्ह लगाते हैं गुरु वर्ण का। फिर अनुस्वार वाले व्यंजन जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भी हम गुरु वर्ण का चिन्ह इस तरह से लगाते हैं। और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर अंतिम ह्रस्व स्वर को गुरु मान लिया जाता है। यानी कहीं कहीं पर लिखते तो हम ह्रस्व स्वर के रूप में हैं, लेकिन उच्चारण की सुविधा के लिए ह्रस्व स्वर को भी हम गुरु वर्ण के रूप में उच्चारित कर लेते हैं। संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार है तो उसे भी हम संयुक्त कोई अक्षर है या उसके ऊपर अनुस्वार है तो ह्रस्व स्वर को भी हम गुरु वर्ण के रूप में मान लेते हैं और उस पर दो चिन्ह लगाते हैं। जैसे बंदव गुरुपद पदुम परागा। बंदव जो शब्द है बंदव, तो बंदव में आप देखिए ब क्या है? ह्रस्व स्वर है, लेकिन जो है उस पर अनुस्वार लगा है, इस कारण बंदव गुरुपद पदुम परागा इसमें हम जो है ब के ऊपर दो मात्रा का चिन्ह लगाते हैं, यानी गुरु वर्ण का चिन्ह लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि यति और गति क्या है और गणों को हम किस तरह से जो है दर्शाते हैं। देखिए छंदों को समझने के लिए हमारे आचार्यों ने गणों की व्यवस्था करी, गण की व्यवस्था की। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें नोट्स में गणों के संदर्भ में आप जान लें कि छंद को समझने के लिए आचार्यों ने गण की व्यवस्था दी। तो गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के लघु और गुरु क्रम के अनुसार उनके योग को गण कहते हैं।
यानी कोई भी कविता रची गई है तो उसमें कविता के 3 वर्णों के क्रम को आचार्यों ने इस क्रम में रखा और उसके योग को इस क्रम एक यानी 3 वर्णों के क्रम को एक निश्चित क्रम में रखा और उसी के योग को उन्होंने गण कहा। वो 3 वर्ण लघु भी हो सकते हैं, तीनों वर्ण लघु हो सकते हैं या तीनों गुरु हो सकते हैं या तीनों में से कोई लघु कोई गुरु हो सकता है। तो उन वर्णों को एक निश्चित क्रम को उन्होंने गण कहा और इस तरह से गणों की 8 संख्या बताई और उसके लिए एक सूत्र दिया यमाता राजभान सलघा। और इस तरह से 8 गणों के नाम इस तरह से हैं यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगड़। देखिए इसे हम इस तरह से समझेंगे, आप देख रहे होंगे ये यमाता राजभान सलगा, ये जो आप देख रहे हैं सूत्र लिखा है इसमें, तो इससे आप इस तरह से समझिए कि कैसे इन गणों की रचना उन्होंने की। यमाता राजभान सलगा में आप देख रहे हैं 3 3 6 3 9 3 और 3 6 और 3 9 1 10 वर्ण हैं, यानी 10 अक्षर हैं इसमें। और इन 10 अक्षरों से किस प्रकार 8 गणों की रचना की है आचार्यों ने, उसको इस तरह से समझेंगे क्रमशः, जैसा कि नोट्स में दिया है कि इस सूत्र के प्रथम 3 वर्ण को लेंगे। य से यगण हो गया। यगण का अर्थ हुआ कि ऐसी शब्द रचना जिसमें पहला अक्षर या पहला वर्ण लघु है और बाद के 2 वर्ण यानी 3 वर्णों का एक निश्चित क्रम गण कहलाता है। इसमें जो है अक्षरों के मात्राओं की एक निश्चित क्रम होता है कि लघु होगा कि गुरु होगा, यानी 3 वर्ण ऐसे क्रम में रखे जाते हैं जिसमें मात्राओं का एक निश्चित क्रम होता है कि लघु रहेगा कि गुरु रहेगा कि लघु गुरु रहेंगे कि अक्षर गुरु ही रहेंगे, ये सारे लघु ही रहेंगे, इस क्रम में वो रखते हैं और इसी को गण कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने 8 गणों की रचना की, जिसमें आप देख रहे हैं कि यमाता राजभान सलगा में इन सभी गणों को इस तरह से समझ सकते हैं कि यगण जो बनाया उन्होंने, तो सबसे पहले इसके 3 अक्षरों को लेंगे सूत्र के। य माता में पहला वर्ण लघु है और लास्ट के 2 वर्ण गुरु हैं। तो यमाता का अर्थ हुआ यानी ऐसा शब्द जिसमें पहला वर्ण लघु है और 2 वर्ण लास्ट के वो गुरु हैं, जैसे यशोदा शब्द है ना। इसी तरह से मगड़ का अर्थ हुआ, जैसे अब मगड़ बनाने के लिए यह छोड़ देंगे माँ तारा, ये 3 वर्ण लगे। तो माँ तारा में देख रहे हैं आप कि ये माँ तारा में कि तीनों ही वर्ण गुरु हैं, इसलिए मगड़ का अर्थ है यानी ऐसे वर्णों के एक निश्चित क्रम जिसमें तीनों ही वर्ण गुरु वर्ण हैं। जैसे आकांक्षा, जैसे कावेरी, आकांक्षा में तीनों वर्ण गुरु वर्ण हैं यानी दीर्घ स्वर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इसमें तीनों वर्णों को गुरु वर्ण के क्रम में रखा गया है। फिर अब तगण के लिए ताराज यानी प्रथम 2 वर्ण गुरु और लास्ट का 1 वर्ण लघु हो गया। आप देख ही रहे हैं जैसे तगण में। तो अब जैसे दीपेश शब्द है, दीपेश में देखें 2 वर्ण तो गुरु हो जाएंगे, लास्ट का वर्ण लघु हो जाएगा। इसी तरह से रगड़, अब यहाँ से राज भा लेंगे, राज भा रगड़ में। तो अब देखिए इसके लिए कोई भी शब्द ऐसा बना लीजिए जिसमें कि पहला वर्ण गुरु हो, बीच का वर्ण लघु हो और लास्ट का वर्ण गुरु हो, जैसे शीतला शब्द है। इसी तरह से अब जगण के लिए क्या है, जभान, यानी पहला और तीसरा वर्ण क्या होगा, लघु होगा, बीच का वर्ण गुरु हो गया। जैसे महेश में जो है आप देख ही रहे हैं पहला और लास्ट का वर्ण क्या है, लघु है, बीच का वर्ण गुरु है। इसी तरह से भगण में 3 वर्ण, इसमें भी भानस
भानस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वर्ण गुरु और लास्ट के 2 वर्ण लघु होंगे। आप देख ही रहे हैं भानस, तो भानस यानी मानस, मानस शब्द देख लीजिए, तो इसमें ऐसा ही है। फिर अब नगड़ आता है, तो नगड़ में न स ल यानी तीनों ही वर्ण लघु होंगे, तो यानी कमल, ये शब्द ऐसे हैं जो तीनों ही वर्ण लघु हैं। इसी तरह से सगण, सगण में सलगा यानी महिमा या कविता, कविता तीनों में यानी सलगा का अर्थ हुआ कि शुरू के 2 वर्ण लघु और लास्ट का वर्ण गुरु होगा, और लास्ट में ल और ग ये 2 वर्ण बचते हैं, तो ल का मतलब लघु वर्ण और गा का मतलब गुरु वर्ण। तो आपने देखा बहुत से बच्चे, मैं क्लास में पढ़ा रही थी, उन्होंने पूछा कि ये झगड़ मगड़ तगड़ क्या है, ये तो मैंने इसे आपको बताया। हालांकि आपकी परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, खासतौर पे 12वीं इंटरमीडिएट में, लेकिन आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब भी कोई आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें गणों के बारे में पूछा जाता है, और जब आप येंगे तो आप बेहतरीन ढंग से उसका उत्तर दे पाएंगे। अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे कि छंद के कितने भेद होते हैं। छंद के भेदों के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे, छंद भेदों के संदर्भ में। तो देखिए, ये पेज गुरु के नियम से संबंधित जो पेज है थोड़ा आगे पीछे हो गया था, हालांकि मैंने इसके संदर्भ में आपको पहले ही बता दिया है। तो अब हम इसके बारे में कि छंद के कितने भेद होते हैं। तो सामान्यतः छंद के तो 2 ही भेद माने जाते हैं, लेकिन अब आधुनिक काल में छंद के लगभग 4 भेद माने गए हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। छंद यानी जहाँ मात्रा, वे छंद जिनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, यानी मात्रा की गणना पर आधारित होते हैं मात्रिक छंद। यानी इन छंदों में हम मात्राओं संख्या और एक निश्चित क्रम को देखते हैं, ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद यानी इसमें वर्णों की गणना की जाती है, अर्थात वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है और एक निश्चित संख्या होती है। उभय छंद अर्थात इसमें मात्रा और वर्ण दोनों की ही समानता साथ साथ पाई जाती है, इसलिए इसे उभय छंद कहा गया है। उभय यानी जो दोनों तरफ चले, यानी इसमें मात्रा और वर्ण दोनों की ही गणना की जाती है। मुक्तक छंद, इसे स्वच्छंद भी कहते हैं, और ये मुख्यतः जो है पाश्चात्य साहित्य की देन है। तो मुक्तक छंद में मात्रा या वर्णों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, इसमें भावों के अनुकूल ही यति का विधान होता है, यानी कविता में विश्राम का विधान होता है। जैसे निराला जी की अधिकांश रचनाएं मुक्तक छंद में रचित हैं, या अज्ञेय की अधिकांश रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में है हिरोशिमा, उसे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें मात्रा या वर्णों का क्रम निश्चित नहीं है। अब हम, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में है मात्रिक छंद, सामान्य हिंदी में पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको मात्रिक छंद के बारे में ही पढ़ाऊंगी। मात्रिक छंद को देख लेते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है और एक निश्चित क्रम होता है, तो इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के अंतर्गत जैसे यानी जो चरण होते हैं उन चरणों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे चौपाई छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला छंद है, हरिगीतिका छंद है, ये सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद में जैसे दोहा है, सोरठा है, वरवय है, यानी इनके चारों चरणों में मात्राएं बराबर नहीं होती, आधे आधे में समानता होती है। अर्थात जैसे दोहा छंद में 4 चरण है, तो प्रथम
और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और विषम छंद यानी कुंडलियाँ छंद, इसमें कोई निश्चित मैंने चरणों में मात्राओं की कोई निश्चित संख्या नहीं होती कि हाँ इतनी ही होंगी। इसे प्रत्येक चरण के लिए जो है अलग अलग, तो यहाँ पर जो है कुंडलियाँ छंद विषम छंद कहलाता है। अब हम इसके आगे हम मात्रिक छंदों को बेहतर ढंग से देखेंगे और उस पर एक बार आकर हम सीखेंगे।